हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का टॉपिक है गाइस सेल्फ टॉक एंड लाफिंग इश्यूज़ इन ऑटिज्म। दोनों ही इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं हम पेरेंट्स के लिए। दोनों को ही इम्प्रूव करना, मतलब इम्प्रूव इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज पूरी तरह से रिमूव करना इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वो क्यों डिफ़िकल्ट होता है, क्यों इनको हम लोग पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं? बिकॉज़ इनके पीछे जो बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो ये होता है कि बच्चों का लैंग्वेज तो पुअर होता है और ऊपर से उनका सोशल स्किल जो है वो पुअर होती है। तो दैट्स वाई ये बच्चे कभी ना कभी, अगर आपके बच्चे पहले नहीं करते हैं तो आगे एज में करेंगे, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि कभी ना कभी ये इश्यूज़ ज़रूर स्टार्ट होते हैं। बिकॉज अर्नव में अर्ली एज में ये इश्यूज़ नहीं थे, लेकिन बाद में ये इश्यूज़ स्टार्ट हुए जब उसका लैंग्वेज थोड़ा सा डेवलप हुआ और उसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आई। उसके बाद सेल्फ टॉक और लाफिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया उसका। तो इससे पहले भी मैंने लाफिंग के ऊपर वीडियो बनाया है। उस टाइम अर्नव का लाफिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो वही डिस्कस करूँगी कि मैं किस तरह से डील करती हूँ दोनों ही इश्यूज़ को। तो गाइस, सेल्फ टॉक जो है आपने भी देखा होगा, मैंने देखा है कि बच्चे तब ज़्यादा करते हैं जब वो किसी एक्टिविटी में पूरी तरह से लॉस्ट हो जाते हैं। ये दोनों ही प्लेसेस पे होता है, या बच्चा घर में है या पब्लिक प्लेस में है। घर में भी आप देखोगे कि उसके हाथ में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है, या अगर वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसमें वो पूरी तरह से लॉस्ट हो गया है, उस टाइम पे आपको सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा दिखता है। सेम पब्लिक प्लेस पे होता है। अगर बच्चा पार्क में खेल रहा है, वो मिट्टी से खेल रहा है या स्लाइड में खेल रहा है, आप देखोगे कि वो पूरी तरह से लॉस्ट हो चुका होता है। मतलब वो भूल जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरे आसपास इतने सारे लोग हैं। और वो कितना भी, मतलब कितने सारे भी लोग हों, लेकिन ये बच्चे फिर भी सेल्फ टॉक करते हैं पब्लिक प्लेसेस में भी और घर पे भी। तो ये जो मैंने आप लोगों को इसके पीछे का रीज़न बताया है, लॉस्टिंग जब होता है तो सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा होता है। तो सॉल्यूशन भी हम लोग इसी हिसाब से निकालेंगे। तो इसका सीधा सीधा दो मेथड हैं। या तो आपके पास घर पे टाइम होगा, या कभी आपके पास टाइम नहीं होता है, आप लोग बिज़ी होते हो। तो जब अगर आपके पास टाइम है और आप देख रहे हो कि मेरा बच्चा सेल्फ टॉक कर रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे गाइस? तो हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, जब आपके पास टाइम है तो बच्चा किसी भी टॉपिक के ऊपर सेल्फ टॉक कर रहा है, जनरली वो किसी ना किसी टॉपिक पे सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं। तो वो डेली लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, जो पास्ट में वो लोग करते हैं सेम, मतलब कॉमनली वही चीज़ें वो सेल्फ टॉक में बोलते हैं। तो आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप उसी टॉपिक के ऊपर उससे बात करना स्टार्ट कर दो। मतलब अगर बच्चा कार के बारे में, अगर उसने कार पकड़ा है और कार के साथ खेल के वो सेल्फ टॉक कर रहा है, तो आप कार के बारे में उससे क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, कार से खेल रहे हो, कौन सा कलर है? अरे कार को व्हील लगे हैं, देखो कितने व्हील हैं, हम काउंट करेंगे। आप उसको मतलब एक तरह से ये वाला मेथड जब आप फॉलो करते हो, आपके पास टाइम है, तो इससे क्या होता है कि एक तो सेल्फ टॉक तो आप रिड्यूस कर ही रहे हो, साथ में उसका लैंग्वेज भी थोड़ा डेवलप होता है। और हम लोग उसको बेसिकली सिखा रहे हैं कि आपको अकेले नहीं खेलना है। एक सोशल स्किल भी उनके अंदर इम्प्रूव होती है, और एक मतलब कम्युनिकेशन करने में बच्चा जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है इस तरह से। अब ये होता है कि जब बच्चा किसी टॉपिक के ऊपर सेल्फ टॉक कर रहा होता है और हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर जब उससे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करते हैं या उसके बारे में उसके साथ बोलना स्टार्ट करते हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि बच्चा उस टॉपिक के बारे में कुछ सीखे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उस टॉपिक पे बच्चे का फुल कंसंट्रेशन होती है, उसका ध्यान होता है। तो क्यों ना हम उसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करें और बच्चा उसको सीखे। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि सेम टॉपिक के ऊपर आप बात करो, जिससे कि आपके लिए एक ईजीनेस भी हो जाए कि बच्चा सीख रहा है उस टॉपिक के बारे में। तो ये तो फर्स्ट मेथड है जब आपके पास टाइम है। अब सेकंड, जब आपके पास टाइम नहीं है घर में कि आप बच्चे को टाइम दे सको और मतलब उसके साथ बात कर सको, और बच्चा सेल्फ टॉक कर रहा है, किसी एक्टिविटी में लॉस्ट है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस कि जिस एक्टिविटी में बच्चा लॉस्ट है उस एक्टिविटी को आप चेंज कर दो। अगर उसके पास कार है तो आप कार को चेंज कर दो, कुछ और उसके सामने रख दो, पजल्स रख दो, या सॉर्टिंग मैचिंग जो भी आप लोग सिखाते हो उससे खेलने दो बच्चे को। तो बार बार आप उन चीज़ों को चेंज करते जाओ, तब भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बच्चे में हो जाता है।
तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि हमेशा आप लोग कुछ ना कुछ ऐसी वर्कशीट्स रखिए या पजल्स रखिए या जैसे पैकबोर्ड होता है, कुछ भी रखिए जिसके साथ बच्चा इंडिपेंडेंटली टाइम स्पेंड कर सके। तो उस टाइम पे आपके लिए वो चीज़ें वो ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों को बार बार चेंज कर सकते हो और बच्चा मतलब उनमें काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो चुका होता है, तो वो इंडिपेंडेंटली भी उन एक्टिविटीज़ को कर पाता है। तो दोनों ही तरीके में आपको जो सेल्फ टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होने लगता है। पहले वाला जो तरीका बताया मैंने गाइस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे बच्चे को ट्रेनिंग होने लगती है कि मुझे जो है वो अकेले खेलने से ज़्यादा बेटर है कि मैं किसी के साथ खेलूं। तो इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला था। अब अर्नव कभी अगर अकेले भी किसी चीज़ के साथ खेल रहा है तो वो मैक्सिमम टाइम मेरे पास आता है और उस चीज़ के बारे में मेरे से बोलता है, क्वेश्चन बोलता है, या जो भी मैंने उसको सिखाया होता है मतलब बात करने की कोशिश करता है उस टॉपिक के ऊपर। बिकॉज बार बार जब ये चीज़ें आप करते हो तो बच्चे को वो हैबिट हो जाती है कि हाँ मैं खेल रहा हूँ तो मुझे किसी के साथ खेलना है या मुझे मम्मी के साथ खेलना है। तो दैट्स वाई अर्नव में वो चीज़ आई कि उसे हमारे साथ खेलने में भी बहुत मज़ा आता है। जैसे आप लोगों का ये कंप्लेंट रहता है हमेशा कि बच्चा अकेले ही ज़्यादा खेलना पसंद करता है या हम लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, तो उस मेथड को अगर आप फॉलो करोगे तो सेल्फ टॉक भी रिड्यूस होगा और सोशल स्किल भी इम्प्रूव होती है। तो बाकी अगर गाइज आप बोलो कि सेल्फ टॉक पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि लैंग्वेज फुली डेवलप होना मेरे हिसाब से, आई डोंट टॉक अबाउट अनदर पर्सन, लेकिन मेरे हिसाब से फुली लैंग्वेज डेवलप होना ऑटिज़म में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बोल सकते हो कि जो हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनका लैंग्वेज काफ़ी हद तक डेवलप हो जाता है, बट अदरवाइज़ लिमिटेड लैंग्वेज रहती है। तो जब लैंग्वेज लिमिटेड है और सोशल स्किल भी फुली डेवलप नहीं हो पाती हैं, अच्छी नहीं हो पाती हैं, तो डेफिनेटली ये बच्चे अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाते हैं, फीलिंग शेयर नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ टॉक और ऑफकोर्स लाफिंग इनको हेल्प करते हैं रिलैक्स रखने के लिए, खुद को रिलैक्स रखने के लिए, खुद के जो इमोशंस या फीलिंग्स हैं उनके साथ डील करने के लिए ये दोनों ही चीज़ें उनको हेल्प करती हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि हम लोग इनको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक अर्नब बाहर सेल्फ टॉक नहीं करता है, अब काफ़ी हद तक उसका सेल्फ टॉक बाहर तो इवन करता ही नहीं है। अभी तो उसका फुल ध्यान होता है जहाँ भी वो कहीं भी गया है तो उसी एनवायरनमेंट की तरफ उसका ध्यान होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो सेल्फ टॉक करता है वो कब करता है, घर में। जब मैं भी किसी काम में लगी हुई हूँ और उसके पास मतलब कुछ करने के लिए नहीं है तो वो अपनी मर्जी से कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के कुछ भी करके उसके साथ खेलता है और सेल्फ टॉक करता है। तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज घर में अगर सेल्फ टॉक करते हैं तो इट्स ओके। आप जब उनको एक्टिविटी के लिए बुला रहे हो, वो अच्छे से एक्टिविटी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब बच्चे पूरा दिन सेल्फ टॉक करते रहते हैं और इवन जब आप उनको उनके साथ काम करने की कोशिश करते हो, एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हो, तब भी वो बच्चे सेल्फ टॉक नहीं छोड़ते हैं और इस तरह से उनकी लर्निंग भी इम्पैक्ट होने लगती है। और पब्लिक प्लेसेस में भी वो मतलब बिना रुके सेल्फ टॉक करते रहते हैं, तो वो चीज़ें अजीब लगती हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से जब आप बच्चे को ट्रेनिंग दोगे तो सेल्फ टॉक जो है वो रिड्यूस होने लगती है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कभी भी बच्चे को ज़्यादा टाइम तक अकेले छोड़ना ही नहीं है। कोई भी सेंसरी इशू हो या ऑटिज़म का कोई भी इशू हो, ये जो तरीका है ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर आप बच्चे को ज़्यादा टाइम अकेले छोड़ ही नहीं रहे हो तो उतना ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं है सेंसरी एक्टिविटीज़ के लिए और या फिर लाफिंग या सेल्फ टॉक के लिए। तो बीच बीच में आप, इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप हमेशा ये क्वेश्चन करते हो कि हम किस तरह से पूरा दिन काम करें, तो ब्रेक देके ये सब कुछ करना चाहिए आपको। 2-3 घंटे के बाद फिर आप कुछ कर रहे हो, 2-3 घंटे के बाद फिर आप कुछ कर रहे हो। बीच में अगर आप छोड़ भी रहे हो बच्चे को, तब भी ये श्योर होना चाहिए कि बच्चा लगातार 1-2 घंटे एक ही चीज़ के साथ ना लगा रहे। तो अब भी अर्नब ये चीज़ करता है, वो कभी कभी लॉस्ट होता है तो मैं इमीडिएटली उस चीज़ को उससे दूर कर देती हूँ, तो वो बड़ी ईजिली वो उस चीज़ से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से आप चेंज करते रहो। अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज़ से वो चीज़ के साथ वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट होता है, तो कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनको लगता है कि शायद इनकी मतलब इस चीज़ के साथ वो चुपचाप बैठा रहता है और मतलब चुपचाप जो है वो टाइम स्पेंड करेगा और मैं अपना काम कर लूँगी। जनरली ऐसा होता है।
लेकिन वो डेंजरस चीज़ होती है। धीरे धीरे बच्चा हर जगह पे उस चीज़ को पकड़ के चलने की कोशिश करता है, जो कि आप लोग कंप्लेंट भी करते हो। तो उसका सबसे अच्छा रीज़न यही है कि हम कभी भी ज़्यादा टाइम के लिए किसी भी चीज़ को उनके पास रहने ही नहीं देंगे, ताकि उसका फिक्सेशन भी ना हो और बच्चे का जो लॉस्टिंग हैबिट है वो भी कम हो। तो इस चीज़ का छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, लेकिन क्योंकि ये चीज़ छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा होती है, जो 3, 4, 5, 6 साल के होते हैं, वो इन चीज़ों को ज़्यादा करते हैं। मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के फिर सेल्फ टॉक या लाफिंग इशू या स्टीमिंग बिहेवियर उनके बढ़ते हैं। तो उस एज में ये ध्यान आपको ज़्यादा रखना है। तो यही चीज़ जब आप छोटी एज में ये चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बड़े होके भी इसका आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है, क्योंकि फिर बच्चे लॉस्टिंग पूरी तरह से धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है और धीरे धीरे जहाँ भी आप जा रहे हो तो बच्चा उसी प्लेस के ऊपर अपना ध्यान जो है वो फोकस कर सकता है। अगर उसको लॉस्टिंग और स्टीमिंग बिहेवियर की हैबिट ज़्यादा बढ़ जाती है तो डेफिनेटली वो हर जगह वही चीज़ करेगा, और आप जो उसको सिखाना चाहते हो या जो उसको ऑब्जर्व करना है आउटर वर्ल्ड में, वो चीज़ नहीं कर पाएगा। तो ये छोटे हैं तभी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है गाइस लाफिंग इशू। अब लाफिंग इशूज़ के बारे में बात करते हैं तो गाइस मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बिकॉज लाफिंग इशू अर्नब में पहले नहीं था। पता नहीं कब मैंने वीडियो बनाया है, वो 5-6 महीने पहले बनाया है। तब जब स्टार्ट हुआ तो इमीडिएटली मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि अर्नब में लाफिंग इशू स्टार्ट हो गया है। तो बहुत बुरी कंडीशन में था जब वो मैंने वीडियो बनाया, बहुत ज़्यादा पूरा दिन लाफिंग हो रही थी। तो डेफिनेटली मैंने आप लोगों से हमेशा बोला है कि जब भी कोई नई चीज़ आपको अपने बच्चे में दिखती है कि ये इशू मेरे बच्चे में स्टार्ट हुआ है, तो कुछ टाइम के लिए कुछ मत करो। ना तो आपको एग्रेशन दिखाना है, ना आपको कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देना है। हम लोगों को पहले ऑब्जर्व करना है कि हो क्या रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। तो वो टाइम हम लोगों को चाहिए, तो उस दौरान हम लोग कोई एक्सप्रेशन नहीं देंगे बच्चे को। तो इसलिए मैंने समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ तो लाफिंग इशू में मेरे लिए सबसे बेटर जो चीज़ काम की वो थी इग्नोरेंस। मैंने हर चीज़ ट्राई की, इवन डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश की, फिर भी अर्नब डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था। और लाफिंग मतलब एक बोलते हैं ना कि हंस हंस के हालत ख़राब होना, वो उसके साथ हो रहा था। इवन जब मैं पढ़ाई करा रही हूँ, जब वो राइटिंग कर रहा है, इवन जब मैं उससे कुछ क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, हर चीज़ में वो लाफिंग कर रहा था। तो फिर धीरे धीरे कभी मैंने गुस्सा भी किया कि शायद ये डांट के चुप हो जाए, नहीं वर्क किया। मैंने उसको समझाने की कोशिश की, नहीं वर्क किया। मैंने उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, नहीं वर्क किया। एंड में मेरे लिए एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हुई, वो थी इग्नोरेंस। जब भी वो हंसता, मान लीजिए उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब हो रही थी जब मैं उसको राइटिंग करवा रही थी, स्कूल का होमवर्क उसको करवा रहे थे हम लोग, तब ज़्यादा हो रहा था। तो शुरू में मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरे गुस्से से और ज़्यादा वो बढ़ रहा है। इवन अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ तो वो इतना ज़्यादा हंस रहा है, उसको लग रहा है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। एंड में हंसने के बाद वो रोना स्टार्ट कर देता था कि मतलब मैं नहीं उसको स्टॉप नहीं कर पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे जब भी वो हंसना स्टार्ट करता, मैं पूरी तरह से उसको इग्नोर करती और उसको चुपचाप लिखने को बोलती रहती। मैं उसको आपको एक्सप्रेशन भी नहीं देना है, आई कांटेक्ट भी नहीं देना है आपको। अगर आप एक बार ऐसे आई कांटेक्ट भी दोगे कि हाँ, बच्चे को पता चल जाएगा कि हाँ आप नोटिस कर रहे हो, कि आपने नोटिस कर लिया है कि मैं हंस रहा हूँ, वो चीज़ भी नहीं करनी है। इवन मैं इस तरह से बिहेव करने लगी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि तुम हंस रहे हो। इवन जब उसका हाथ कांप रहा है लिखते लिखते, क्योंकि जब आप हंसते हो तो हाथ कांपने लगता है, तो इवन मैं उसका हैंड पकड़ रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि लिखो नेक्स्ट, बिकॉज समटाइम्स मैं खुद पढ़ती हूँ फ़ोन से और उसको लिखवाती हूँ तो वो लिखता जाता है। तो इस तरह से मैं अपना हेड मैंने नीचे ही रखा है और उसको मैं बोल रही हूँ लिखने को। तो आप यकीन मानिए गाइस, बहुत ही कम टाइम इंटरवल में उसका लाफिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जा रहा था। मतलब बड़ी मुश्किल से वो 1-2 मिनट का लाफिंग होता और उसके बाद वो पूरी तरह से लाफिंग उसका ख़त्म हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसको वो अटेंशन नहीं मिली। हो सकता है समटाइम अटेंशन गेनिंग भी होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये एक अटेंशन, तो मुझे नहीं लगी कि लाफिंग अटेंशन की वजह से होती है। मुझे यही लगा कि समथिंग कुछ अंदर बॉडी में ऐसा होता है, या इनको पास्ट का कुछ याद आ रहा है, वो भी है। बट ये जो लाफिंग है, इनको खुद को भी पता है कि हमें ये कंट्रोल करना है, लेकिन ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और ये लाइक नॉर्मल पर्सन जैसे हम लोगों को भी कभी कभी ऐसे लगता है कि कोई नोटिस कर रहा है कि हम लोग हंस रहे हैं तो हम लोग नहीं स्टॉप कर पाते हैं। और जब हम लोगों को लगता है
है कि कोई नहीं देख रहा है, कहीं से उसको रिएक्शन नहीं मिलता है हमारे लाफिंग को, तो वो कंट्रोल हो जाती है। और यकीन मानिए ये प्रैक्टिकली यही चीज़ मेरे लिए काम की। बिल्कुल भी आपको कोई आई कांटेक्ट नहीं देना है। जब भी बच्चा लाफिंग कर रहा है, आप जो भी उसको एक्टिविटी करा रहे हो, आप उसकी तरफ मत देखो और वो एक्टिविटी उसको कराते रहो। आप देखोगे थोड़ी देर के बाद वो लाफिंग काम डाउन हो जाती है और बच्चे में वो लाफिंग ख़त्म हो जाती है। और ऐसा करते करते धीरे धीरे अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत कम लाफिंग हो रहा है दिन में, बड़ी मुश्किल से 1-2 बार, अदरवाइज पहले फुल डे बार बार हो रहा था गाइस। तो मेरे लिए तो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि इग्नोरेंस सबसे अच्छा तरीका है, और धीरे धीरे इसका जो फ्रीक्वेंसी है लाफिंग एपिसोड का, ये भी कम होता जाता है। तो ये भी मुझे अपडेट देना था आप लोगों को कि किस तरह से उसका लाफिंग हम लोगों ने कम किया। तो फाइनली अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ कि लाफिंग से हम लोग अभी थोड़ा सा डील मतलब अच्छे से हम लोगों ने कर लिया। और ये चीज़ कब हो रही थी, अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि अर्नब स्कूल में, जैसे कि मैं उसके साथ बैठती हूँ कभी कभी स्कूल में, तो वो तब भी मेरे लिए वही चीज़ काम की। मैं थोड़ा पैनिक करने लग गई कि स्कूल में वो एक दिन बैठा था, बोर्ड से लिख रहा था और उसको वो लाफिंग स्टार्ट हो गया। और अगेन स्कूल में मैंने वो इग्नोरेंस नहीं की और मैंने उसको बोला अर्नब चुप हो जाओ, अर्नब मत करो, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। और आप यकीन मानेंगे वो फुल पीरियड हंसता ही रहा। और फिर मुझे वो चीज़ समझ में आई कि जो मैं घर पे कर रही हूँ वही मुझे स्कूल में करना है। और मैंने स्कूल में भी वैसे ही किया, पूरी तरह से इग्नोरेंस किया, बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं दिया। और उसको समटाइम्स जब वो हंस रहा था तो फोकस नहीं कर पा रहा था बोर्ड पे, तो मैं उसको सिंपली बोर्ड से रीड कर रही थी कि लिखो। हाँ, तो वो लिखता जा रहा था। और तब जाके मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि नहीं, यहाँ पे भी ये तरीका काम कर रहा है। अदरवाइज़ मैं पैनिक करने लग गई थी कि स्कूल में अगर ऐसा होगा तो वो फुल पीरियड ही मतलब पूरा दिन ही हंसते रहेगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ें मेरे लिए दोनों तरीके से काम करें, घर पे भी और बाहर भी। तो आई थिंक आप लोगों के केस में भी ये चीज़ें ज़रूर काम आएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर टुडे।